नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क पर आप ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम नेताओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। ये देखने को मिलेगा आपको कि किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट में किसका माहौल बना है। उचाना कला सीट पर हम सुबह से घूम रहे हैं। जींद जो सबसे हॉट जिला है, उस हॉट जिले में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, और बात करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। इंट्रोडक्शन ठीक दिया मैंने एमपी साहब? लामा जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार उचाना कला सीट से। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी लोगों के हाथ में है। 5 तारीख को ये डिसाइड करेंगे। हालांकि इन्होंने मन तो वैसे बना ही रखा है, कोई उसमें लंबा चौड़ा विवाद मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी चुनाव है। हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है पूरे हलके में, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भारी बहुमत से ना सिर्फ हम यहाँ से जीतेंगे बल्कि पूरी प्रदेश में कांग्रेस की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार आएगी। कांग्रेस पे आऊंगा, पूरे प्रदेश पे आऊंगा सर, लेकिन बात तो बता दीजिए कि मुकाबला ब्रजेंद्र सिंह जी किससे मान रहे हैं इस सीट पे? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, एनएलडी भी है और तमाम जो हर राजनीतिक दल का हक होता है अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। तो दुष्यंत चौटाला से आप मुकाबला मानते हैं या सीधे तौर पर बीजेपी से मानते हैं? नहीं, मुख्यतः मुकाबला तो बीजेपी के साथ है। यहाँ यदि उसको मुकाबले की संज्ञा दे सकें तो बीजेपी के साथ ही है वो। बाकी जो दूसरा तीसरा दल है या गठबंधन है, उनकी मुझे कम से कम इस चुनाव में किसी भी प्रकार की संभावना या इलेक्शन के दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई सार्थकता लंबी चौड़ी है। यही सवाल मैंने पूछा था दुष्यंत चौटाला से अब से कुछ देर पहले। पूर्व मुख्यमंत्री जेजेपी के लीडर वो भी यही कह रहे थे कि भाई मेरा मुकाबला तो बीजेपी से है और कांग्रेस यहाँ रेस में नहीं। 4200 वोट आई थी लोकसभा में अभी 3 महीने पहले। इतना छोटा जवाब? यही जवाब है, लोगों ने दे रखा है जवाब। अब उस 4200 में 200 बढ़ाएंगे या 200 घटाएंगे वो अक्टूबर में पता लग जाएगा। तो लेकिन मेरे को उनका कॉन्फिडेंस पसंद है। मतलब मैं ये चीज़ कई बार, मैं तो काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोरी झूठ बोलने की मास्टरी उनमें है, मैंने किसी में देखी नहीं। आंखों में आंख डाल के जो आदमी झूठ बोल सके ना, वो कलाकार है। लेकिन आप देखो ना, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी लगातार कह रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, छोड़ के चला जाएगा दुष्यंत चौटाला, इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगा, 2-2 विधानसभा से लड़ेगा और हो सकता है उचाना कला से नहीं। अगला तो रिस्क ले रहा है भाई, वो तो एक जगह से लड़ रहा खाली। रिस्क नहीं ले रहा जी, सीटें नहीं है कहीं। तो जहां था वहीं उल्टा आ गया। नहीं तो इनका तो इतिहास है परिवार का, ये तो हल्के बदलते हैं। क्योंकि पूरे राज्य स्तर की पार्टी थी, तो कभी सिरसा है, तो कभी महम है, तो कभी नरवाना है, तो कभी उचाना है, तो उस तरह का सिलसिला चलता था। इस बार स्थिति या कहूँ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई इनकी खुद की करनी से कि दूसरा कोई हल्का ही नहीं है जहाँ जा सकें। तो जहाँ हैं, जहाँ से एमएलए बने थे, जहाँ से एमएलए बन के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वहीं आ गए वापस। ये तो कह दो पर कम से कम कि उचाना नहीं छोड़ी उन्होंने। ना उचाना उन्होंने भले ही ना छोड़ी हो, लेकिन उचाना वाले उनको छोड़ चुके हैं। आज वन लाइनर दे रहे हो आप और तेड़े मार रहे हो। नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। बल्कि मेरे को हैरानी इस बात की है कि हमारे सारे पत्रकार साथी उस पार्टी और उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं जिसकी इस इलेक्शन में भूमिका ही नहीं है। भाई हम तो सबकी करेंगे, मैं आऊंगा ना, बीजेपी पे भी आऊंगा, कांग्रेस पे भी आऊंगा, लेकिन भाई जो मौजूदा विधायक है उसको इग्नोर करके सवाल कैसे पूछे? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि और वो मैं सिर्फ राजनीतिक तौर पे इलेक्शन है उस नाते नहीं कह रहा। ये वाकई सच्चाई है कि चाहे ये हल्का हो या पूरा हरियाणा हो, जेजेपी की अब हरियाणा में इस चुनाव में कहीं कोई ना तो अहमियत है, ना कोई वो इस कैपेसिटी में है कि वो चुनाव पे असर भी डाल सकें। वो वोट काटने वाला हिसाब किताब भी नहीं है। त्रिकोणीय वो कह रहे हैं कि बन जाएगी, ट्रायंगल हो गए और उसमें जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं उनको क्लियर बहुमत नहीं आएगा हरियाणा में इस बार। मुंगेरी लाल सपने देख सकते हैं, क्या उसमें बुरी बात क्या है? एक बार उनका दाव लग चुका, और दाव भी इसलिए कि लोगों ने बहुत भारी उनको जन समर्थन दिया था और ये सोच के दिया था कि उनमें चौधरी देवीलाल की छवि नजर आती थी लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने दगा किया है, एक आपके पत्रकार बंधु ही हैं जिन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है लोक निंदा की। नाराजगी तक तो ठीक होता है, कोई भी
राजनीतिक दल हो या राजनेता हो उसको वापसी मिल सकती है, लेकिन जब कोई राजनेता लोक निंदा का पात्र बन जाए उसके बाद वापसी संभव नहीं होता। लोक निंदा किस वजह से? शुरुआत से ही सारा वोट जो मांगा था वो बीजेपी विरोध का वोट मांगा था, और एक हवा थी पूरे इलाके में 2019 में, वही हवा और उससे भी ज़्यादा हवा अब चल रही है। उस समय बल्कि मेरी माँ, क्योंकि बीजेपी में थे हम, तो उस हवा आंधी कह लो उसका हम भी शिकार हुए थे। तो लोगों ने उनको बहुत बड़ा समर्थन दिया था, सिर्फ यहाँ से नहीं, ये पूरे इलाके से, ये 2-3 जिले जो हैं आपके, इनसे बहुत बड़ा उनको समर्थन मिला था, और वो समर्थन विशुद्ध तौर पे बीजेपी विरोध की वजह से मिला था। वो कह रहे मैंने तो कांग्रेस के खिलाफ भी मांगी थी, मैंने तो इनेलो के खिलाफ भी मांगी थी, मुझे टैग क्यों करते हो आप लोग? नहीं, अब वो तो कुछ ही कहते रहे, यहाँ तो कांग्रेस थी ही नहीं, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस तो हमारे साथ चली गई थी सारी की सारी, अब उल्टी आ गई। अब कितनी सीट पे आ गई उल्टी? नहीं, सब पे यार, ये अब तो 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस, खैर कांग्रेस कभी प्रदेश में तो उस तरह से नहीं गई थी, हाँ, लेकिन उछाना में बहुत कमजोर हो गई थी। हाँ बिल्कुल। अब माहौल क्या देखते हैं? बृजेंद्र सिंह जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनकी राजनीति का डेब्यू होता है, और डेब्यू के साथ ही उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिलती है, और टिकट मिलने के साथ ही आप एक अधिकारी से रिटायर होकर या कहे वॉलंटरी वीआरएस लेकर एक सीधे सांसद बन जाते हैं। लेकिन जो आपका सबक रहा पूरा, वो किस तरह से रहा, और आप अब राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आ चुके? देखिए, राष्ट्रीय और प्रदेश की बात नहीं है, मैं सही मायने में आप कहें तो राजनीति में मैं अब आया हूं, क्योंकि राजनीति या राजनेता या लोगों का सही मायने में नुमाइंदा बनना तभी होता है जब आदमी लोगों के साथ एक बिल्कुल सीधा संवाद स्थापित कर पाए, और उसके लिए मेरे ख्याल से जो एमएलए का जो चुनाव है, उसकी एक बहुत अपनी अलग तरह की भूमिका है। अब मैं वैसे तो सांसद था यहाँ से, उछाना मेरी 9 विधानसभा जो पड़ती हैं मेरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में, उसका एक हिस्सा था, लेकिन जो लोगों की यहाँ मुझसे उम्मीद थी कि मैं लोगों को यहाँ जानता हूँगा, पहचानता हूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ 50 साल से लगे हुए हैं सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक तौर पे, तो लेकिन वो नहीं था, क्योंकि मैं सीधा नौकरी से एमपी बन गया। एमपी का वो दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि आप जिस तरह से लोग चाहते हैं वो कनेक्ट नहीं हो सकता एक लोकसभा सांसद का। वो लोकसभा सांसद जो पहले एमपी एमएलए रहा हो या जमीनी स्तर पे काम करके कभी लोकसभा पहुंचा हो, उसका मिलेगा, अन्यथा ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। 18 बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो फायदा ही है, मुझे नुकसान नहीं है, और मैं तो अच्छा मानता हूं कि मैं विधानसभा स्तर पर आ गया हूं। बड़ी साफ गोई से कह रहे हैं आप। इसका एहसास मुझे तब हुआ था जब वो एक हफ्ता मैं सोच रहा था, जब मेरे को लोकसभा की टिकट जब नहीं मिली थी, तो मैं सोचना तो शुरू हुआ था एक निराशा की दृष्टि से कि मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन धीरे धीरे मुझे बात समझ में आई कि शायद ये मेरे लिए आगे का जो जीवन है, क्योंकि अब मैं राजनीतिक जीवन में ही रहना है और तो कोई रास्ता है नहीं, तो उसमें रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों में हों और लोग आपके साथ हों। लोकसभा, सीधे लोकसभा में जब आप उतरते हैं तो वो एक पार्टी का चुनाव होता है, एक हवा का चुनाव होता है। उसमें ये नहीं है कि आदमी का, खास तौर पर जो बिल्कुल ही नया आया हो, उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा उस नाते वजूद बनता हो। टेकिंग दैट लाइक ए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज टाइप्स? बिल्कुल, मैं इसको, यही शब्द मैंने इस्तेमाल किया था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे लिए, कि मैं अब सही मायने में राजनीति के जो रास्ते हैं उनसे होके निकल के आऊंगा। तो आपकी टिकट कटवा किसने दी? उसका मलाल तो रहा होगा, चौधरी विंदर सिंह के कितने सीनियर लीडर हैं, आप भी सांसद थे, और ये एक बड़ी बात थी कि आप मौजूदा जो सरकार थी उसके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में मौजूदा सांसद होते हुए टिकटों की अनाउंसमेंट से पहले इसकी चर्चा बनी, और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे घर, जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उस दिन में था, और जो मंच लगा, तो फिर ये जब सब बातचीत हो गई थी तो फिर ये गच्चा कौन दे गया? गच्चा मेरी बेवकूफ़ी देगी। मैंने वही कहा ना कि मैं राजनीतिक व्यक्ति बन नहीं पाया था, मैं सांसद बन गया था, मेरी सांसदी भी नौकरी की तरह ही चल रही थी। क्योंकि कुछ ही कह लो, पार्लियामेंट का एक अलग हिसाब किताब होता है, और वो ठीक है, आदमी का एक अपना लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे आना जाना लगा रहता है, जहाँ पे कुछ काम होते हैं, लेकिन वो
देसी भाषा में कहते हैं ना, मैं कढ़ा नहीं था, उस प्रक्रिया से मैं निकला नहीं था। तो हाँ, तो वो निराशा जो भी थी वो सिर्फ एक हफ्ते तक की थी। ये चुनाव 4 जून का था, 4 जून को नतीजे आ गए थे। 18 जून से तो मैं अपने इलाके में निरंतर मैंने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया था उचाना में 18 जून से, और मैं तब से अब करीब 3 महीने हो गए निरंतर मैं यहीं हूँ। एक सपना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके पिताजी देखा करते हैं, और आपको पता है कि मेरी अक्सर दिल्ली में उनसे मुलाकातें होती हैं। वो मलाल है उनका एक सीएम पद के रेस में, सीएम के पद की रेस में होना, कई राज्यों के सीएम बनाना और उसमें भूमिका निभाना। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का भी सफर यहाँ से उस बड़ी सोच के साथ शुरू हो रहा है? और मैं इस सवाल में एक और सवाल जोड़ रहा हूँ कि लेगेसी का जब मामला आता है इस प्रदेश की राजनीति में, चौटाला परिवार की है, तीनों लालों की है, और उससे पहले भी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की अगर बात की जाएगी तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा से ही सर छोटू राम साहब की तो विरासत आप लोगों के साथ भी है ना? नहीं, वो तो सब है बिल्कुल, और मुझे बड़ा गर्व है अपनी विरासत पे। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम राजनीति में जो हैं बिल्कुल अपने दम पे, और जो लोगों का साथ इस इलाके से हमेशा मिला है उसके भरोसे हैं। और राजनीति में यदि महत्वाकांक्षा ना हो तो फिर वो राजनेता ही किस काम का। तो आप मान रहे हैं इस बात को? किस बात को? सपना देखा जा सकता है आगे बढ़ने की और सीएम की कुर्सी लेवल तक? नहीं, अब आपको क्या लगता है मैं सिर्फ एक अपने आप को सिर्फ एक विधायक की शक्ल में ही देखना चाहूंगा क्या? और यदि कोई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को विधायक बन के और ये कहें जी मैं तो अब निश्चिंत हो गया, तो वो तो लोगों के साथ धोखा है। इस बार के ही है दाव या बाद में कभी लगेगा? नहीं, निरंतर प्रक्रिया है इसमें, कोई और दाव की बात नहीं होती। आप में यदि काबिलियत है और लोगों ने यदि आपको साथ दिया है तो रास्ता अपने आप खुलता है। जींद की हवा क्या कह रही है? जींद है, जुलाना है, उचाना कला है, नरवाना है, ये 5 जो सीट आती हैं इसे राजनीतिक गढ़ भी कहा जाता है। हम जींद जिले में बैठे हैं और उसकी एक हॉट सीट उचाना कला पर बैठे हैं। विनेश का आना हो या आपका आना हो, चर्चा का विषय ये केंद्र पहले से रहा है कि भाई राजनीतिक करवट होती है। तमाम जो लोग हैं जींद के, उचाना के ही हैं सारे, भाई यहीं के हो आप? तो भाई आपकी एक हाजिरी होगी, कैमरे पे देख लो भाई, एक बार घुमा दो, फिर मैं एमपी साहब से 3 सवाल और लूंगा, फिर आप लोगों से बात करूंगा। भाई एक बार सबको दिखा दो। तो ब्रजेंद्र सिंह जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जींद की जो करवट होती है, जींद की जो हवा होती है, उसका जो मायने होते हैं, जितना हमने 10-15 साल का, 20 साल का करियर है रिपोर्टिंग का, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, इस बार हवा क्या कह रही है? और इसमें एड ऑन करूंगा कि विनेश फोगाट को लाकर कांग्रेस ने, जो कहा जा रहा है और जो दूर से हम महसूस कर पा रहे हैं, मेरा दूसरा ही दिन है हालांकि आज इस इलाके में, ये पूरा कॉम्बिनेशन बना कैसा है? नहीं, कॉम्बिनेशन तो बहुत ही कांग्रेस के अनुरूप है यहाँ पे। और आपने यदि बिल्कुल देखा होगा जो लोकसभा का भी जो चुनाव था, तो उसमें भी जो नतीजे इस पूरे इलाके से आए हैं वो बहुत भारी तरह से कांग्रेस के पक्ष में गए थे। और मैं सिर्फ इसको जींद जिला नहीं कहूँगा, ये 3-4 जिले हैं, करीब 10-12 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो इकट्ठी लगती हैं ये। उसमें 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी को यदि छोड़ दें तो सब में माहौल करीब करीब एक जैसा था। कांग्रेस की ऑलमोस्ट एक तरफा टाइप की जीत हुई है यहाँ पे। और वो तो तब था जब मोदी जी के नाम की भी वोट होती है लोकसभा में, बल्कि बीजेपी तो लोकसभा में मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ती है। तो असेंबली में तो वो चीज़ है नहीं। तो असेंबली में तो जो प्रदेश के मुद्दे और जो 10 साल सरकार की नाकामी, इसी में कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हमने खत्म कर दी है। नायब सिंह सैनी साहब 2 बजे तक अपने दरवाजे खोल के रखते हैं। कांग्रेस की सरकारों में 6 बजे बंद हो जाते थे। कोई उनकी बाजू पकड़ लो, ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसा सरल सा सीएम दे दिया, और जो नाराजगी थी हमने खत्म कर दी। और जब भी खत्म कर दी लोकसभा चुनाव के बीच। 10 साल तक तो सीएम ऐसे थे जो, आप तो दरवाजे खुलने की बात कह रहे हो, वहाँ दरवाजे में घुसा ही नहीं जाता था। सारी अफसरशाही जो थी वो पूरी की पूरी सरकार चलाती थी। और साधारण जनसाधारण तो छोड़िए, जो एमएलएज हैं वही दुखी रहते थे कि हमारा ही कुछ नहीं बनता काम कुम सरकार में। तो और देखिए सारी बात ये है लामा जी, 9.5 साल तक आप एक व्यवस्था चलाते रहे और फिर उसके बाद अंत में आके ये कहें कि देखो जी अब हम इस सब को बदल रहे हैं। मतलब ये कि आप 9.5 साल को मानते हैं कि आपने बहुत क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत बुरा काम किया जिसको अब आपको ठीक करने की मजबूरी आ गई। तो वो चीज़ है। और लोग जो है ना, लोग अपना मन कोई आज से नहीं बना के बैठे, बहुत लंबे समय से लोगों ने अपना मन बना रखा है। लोकसभा पहली झांकी थी, अब पूरा का पूरा
चित्र जो है वो आपके सामने आएगा असेंबली के चुनाव में। मेरे 2-3 सवाल हैं। कौन कौन प्रचार करने आएगा यहाँ आपके लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे में आपका क्या कहना है? दीपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहना है? और जो आपके लीडर हैं शैलजा हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि चर्चा होगी तो छोड़ूंगा तो हूं नहीं मैं, आपको भी पता है। एसआर के ग्रुप की बात होती थी, एसआरबी ग्रुप भी है, और चौथ साहब का जो उठना बैठना है वहां ज्यादा है। हालांकि हो आप लोग हुड्डा साहब और आप लोग मामा फूफी के, क्या यही रिलेशन है ना चौथ साहब का हुड्डा साहब से? राजनीति में, आपसी संबंधों में आप चीज को सफेद और काला नहीं देख सकते, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बड़ा बड़ा सब कुछ एक सहज तरीके से संबंध होते हैं। अब जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उसमें हुड्डा साहब आए थे, तो जो आप बात कह रहे हो ये ग्रुप वो ग्रुप, वो तो लागू नहीं होता। और बाकी सभी नेता जो हैं, सभी आने वाले जो 3 हफ्ते हैं उसमें ज़रूर चुनाव प्रचार में अपना समय निकाल के यहाँ भी आएंगे और हलकों में भी जाएंगे। और दीपेंद्र का आपने जिक्र किया, दीपेंद्र मेरा छोटा भाई है, हम निरंतर संपर्क में रहते हैं और उसका प्रोग्राम भी होगा यहाँ पे। बुलाएंगे आप? बिल्कुल बुलाएंगे। कोई नाराजगी नहीं टिकट विकेट कटने की? बताया ना, वो टिकट मेरी बेवकूफ़ी से कटी थी। मेरी बेवकूफ़ी क्या कर दिया था आपने? मैं किसी से बात ही नहीं की थी। मैं वो जो आपने बात कही कि मैं बीजेपी का इकलौता सांसद पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं तो उस नाते उस आत्मविश्वास में रह गया। इसलिए मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो आदमी को सारे संपर्क करने चाहिए वो मैंने नहीं किए थे। एक हेडलाइन आप, मुझे पता है और भी देखे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई बतौर सांसद जो मेरे से कमी रही थी मैं कनेक्ट रहेंगे, और बेवकूफ़ी वाली बड़ी बात आपने स्वीकार की है। मैं कैमरे के सामने रखकर आपको एक सीधा सवाल और अंतिम सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा ब्रजेंद्र सिंह जी। बतौर सांसद उचाना कला की जनता को आप क्या ऑफर नहीं कर पाए जो इस विधायकी के चुनाव में अपनी जीत के दावे के साथ अब आप ऑफर करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब आप सांसद होते हैं तो आपके पास सांसद निधि के अलावा डायरेक्ट लंबा चौड़ा कुछ करने के लिए आपके पास नहीं होता, जब तक आपकी प्रदेश की सरकार में बहुत बड़ी पैंठ ना हो। वो चीज मिसिंग थी हमारे यहाँ। सरकार तो बीजेपी की थी, आप बीजेपी के सांसद थे। अरे भाई, हमारे यहाँ से हमारे प्रतिद्वंद्वी जो थे वो एमएलए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। राजनीति तो वो है। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि मेरी तो जो लोकसभा सांसदी थी वो 3 महीने बाद ही आधी खत्म हो गई थी वो उचाना के विधानसभा चुनाव की वजह से। तो वो सारी चीजें हैं उस नाते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं सिर्फ उचाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरा एरिया आप यदि देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी जो है, ये शायद हरियाणा का इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे कमजोर इलाका है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर है। सारी सड़कें यहाँ से निकलती हैं, हरियाणा का मध्य ये पड़ता है। तो उस तरह की एक कोई बड़ी चीज़ यहाँ योजना लाने का प्रयास रहेगा, ताकि ये जो रोज़गार की जो समस्या है, बेरोज़गारी की, ये कुछ हद तक उसका निदान हो सके। क्योंकि हमारा इलाका इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा शिक्षा में भी हुआ है, शिक्षा में भी पिछड़ापन यहाँ पे है। हालांकि हमने संस्थागत तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी उचाना में तो 2-3 कॉलेजेस भी खोले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। और एक चीज जरूर बताइए सर, ये सवाल मैं कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं पूछ रहा हूँ। ये कहा जाता है भाई हरियाणा हो या बाकी राज्य हो, जो अफसरशाही है हवा के रुख को सबसे पहले पहचान लेती है। और मेरा ये सवाल ब्रजेंद्र सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी से है, कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं है। तो जो आपकी अफसरशाही वाले दिन हैं, आप आईएएस की पढ़ाई करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो अफसरशाही वाले दिन और वो अनुभव, और आपके मित्र भी होंगे बहुत आईएएस आईपीएस इस पूरे हरियाणा के काडर में, उस लिहाज से जो अफसरशाही रीड कर रही है वो मुझे जरूर आप बताइए, और मेरे व्यूअर्स को, दर्शकों को। नहीं, उसमें सिर्फ अफसरशाही नहीं है, तो सभी रीड कर रहे हैं अब। मतलब हरियाणा में बहुत बीजेपी विरोध की एक आंधी चल रही है और कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। इसमें अफसरशाही की कोई बात नहीं है। आप जनसाधारण से भी पूछेंगे तो आपको यही आवाज़ मिलेगी। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन ऑन द सीट्स में प्रेडिक्ट नहीं करता जी, मैं बिल्कुल उस तरह का ज्योतिष में विश्वास नहीं रखता। मैंने लोकसभा के समय कहा था कि कांग्रेस का हाथ भारी रहेगा। विधानसभा में के लिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का हाथ बहुत ज़्यादा भारी रहेगा। अब वो सीट कितनी बनती हैं वो तो हमारे सारे सरकार बनाने का दावा कर रहा हूँ। नहीं, सरकार तो बनी बनाई है, बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। अच्छा,
बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। शुक्रिया, बहुत साफ गोई के साथ बात की है। और मैं धन्यवाद कहूंगा, आपने कहा कि भाई बेवकूफ़ी मेरी थी, ये शब्द का कोई इस्तेमाल नेता जनता के लिए या किसी रिपोर्टर के लिए तो करता हुआ मैंने देखा है। और बरिंदर सिंह ने अपनी गलती भी मानी कि भाई मैं तो अपने घर बैठ गया था, उस तरह से तो मैं किसी को दोष क्या दूं, मेरे एफर्ट्स ही शायद राजनीति में इतने कम रहे होंगे कि मैं गच्चा खा गया 2024 के लोकसभा चुनाव को। और एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं बरिंदर सिंह की, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं जनता के साथ सीधा जुड़ना चाहता हूं और मुझे विधानसभा की जो राजनीति है अब ज्यादा सूट करेगी और मेरा असली राजनीतिक सफर यहां से शुरू होगा। और मेरा खास तौर से धन्यवाद इतनी साफ गोई के साथ और अपनी गलती मानने के लिए। और मेरा अब आपसे अनुरोध है, आधा घंटा हो गया हम गांव की गली के बीच में बैठे हैं, लोग गाली देने वाले हैं, जल्दी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, उचाना कला, जींद। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।